हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनोमैनिया स्टडी चैनल पे। मैं मनमोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं। इतिहास के बढ़ते वीडियो सीरीज के क्रम में यह हमारा अगला वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को समझेंगे। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, ये जो टॉपिक है, यह सीधा सीधी भूगोल से जुड़ता हुआ है, लेकिन किसी न किसी तरह से ये इनडायरेक्टली रूप में देखें तो ये इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। इतिहास से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक लाइन लिखा हुआ जरूर मिलता होगा कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। तो यह टर्सरी युग क्या है, प्लायोसीन काल क्या है, क्या इसके अलावा और भी युग हैं, काल हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे महाकल्प, युग और शक हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं शकों को, महाकल्पों को समझने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे करके याद भी कर लेंगे। तो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास समझने से पहले एक बार पृथ्वी की उत्पत्ति की तरफ देखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व या 4.8 या लगभग में बोले तो 5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो क्या ये जब पृथ्वी हमारी जब उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी की, तो क्या यह जैसा अभी प्रतीत होती है वैसा ही उस समय भी प्रतीत होती थी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। प्रारंभ में हमारी जो पृथ्वी थी वह एक गैसीय पिंड थी और धीरे धीरे इसका तरल पदार्थ में, मतलब तरल रूप में द्रवित हुई और उस द्रवित अवस्था में जो हल्के कण थे, हल्के पदार्थ थे, वो धीरे धीरे करके पृथ्वी के ऊपर आके कठोर होके जमने लगे। और जब हल्के पदार्थ और भारी पदार्थों में अलगाव हुआ तो इस प्रक्रिया को विभेदन की चरण बताया गया। मतलब ये विभेदन का पहला चरण था, डिफ्रेंसिएशन का पहला चरण था। इसी कालांतर में देखिए तो चंद्रमा की उत्पत्ति होती है और एक क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स जिसको बोलते हैं, वो पृथ्वी से आकर के टकराता है। पृथ्वी से जब वो टकराव होता है तो बहुत बड़ी विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो उसका तापमान है, काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा जो पृथ्वी की परत है वो विभिन्न भागों में खंडित हो गया। जैसे हम पढ़ते हैं भूपरपट्टी, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर। तो अर्थात पृथ्वी का जो परत है वो विभिन्न भागों में बदल गया। इसके अलावा देखा जाए तो जो पृथ्वी अभी भी नीचे पृथ्वी के तरल अवस्था हैं, मैग्माज हैं या जो भी ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं हैं, वो भी पनप रही हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं और वो पृथ्वी के भूपरपट्टी को छेद कर ऊपर आती हैं और पृथ्वी के सतह पर जमना प्रारंभ हो जाती हैं। जब पृथ्वी के सतह पर वो लगातार आती हैं, जमती जाती हैं, तो पृथ्वी की जो संरचना है उबड़ खाबड़ हो गई। अर्थात कहीं कहीं विशाल पर्वत बन गए और कहीं बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो गया। इतना होने के बाद भी अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी अभी भी गर्म है, चट्टानी है और वीरान है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो गर्म और वीरानी चट्टान है तो इसका जो वायुमंडल रहता है उस समय का, तो पृथ्वी का वायुमंडल रहता है विरल और वहाँ पर जो गैसें हैं उनकी प्रधानता किनकी है? तो वो हाइड्रोजन और हीलियम है। लेकिन देखा जाए तो पृथ्वी के गर्म होने के कारण और भी अनेक गैसों का उत्सर्जन होता है और वो गैसें कौन सी रहती हैं? तो जलवाष्प हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो धीरे धीरे पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण, वायुमंडल के रूप में इन गैसों की प्रधानता बढ़ती है। पृथ्वी जब धीरे धीरे होकर फिर ठंडी होती है, कालांतर में बहुत करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी पर पुनः बारिश होती है, पृथ्वी ठंडी हो रही है, तो क्या होता है कि जो जलवाष्प के कण हैं वो धीरे धीरे संघनित होकर बादल बन गए। और जब बादल बन गए और बादल जब संघनित हुए तो धीरे धीरे बारिश का रूप ले लिए। और जब बारिश होने लगा तो पृथ्वी पर जो खड्डे थे, जो बड़े बड़े खड्डे हमने देखे थे कि वो जो विभेदन की प्रक्रिया से बने थे, तो उन खड्डों में वो पानी भर गए और वो जब पानी भरे तो वही खड्डे आज महासागर के रूप में हम देखने को मिलता है। तो केवल यही नहीं होता है, महासागर, अब हम देख रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी हो गई है। महासागरों की उत्पत्ति जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ वर्ष बाद, अर्थात 400 करोड़ वर्ष बाद महासागरों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो पृथ्वी अभी भी जीव विहीन है, कोई जीव नहीं है, ना कोई जीवन का संचार है। जीवन की उत्पत्ति कब शुरू होती है? तो 380 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन का विकास पृथ्वी पर प्रारंभ होता है, वो भी समुद्र के गर्भ में। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो हमारी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई है वह एक रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रमाण है। मतलब मूलतः रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है कि जो जटिल जैव कार्बनिक अणु बनना प्रारंभ होते हैं और वो अणुओं का धीरे धीरे समूहन होता है। और समूहन होने के पश्चात क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अणुओं का समूहन हो रहा है तो जो निर्जीव पदार्थ हैं वो सजीव तत्वों में परिवर्तित होने लगते हैं।
और जब सजीव तत्वों में परिवर्तित हो रहे हैं, तब धीरे धीरे करके क्या होता है कि रहस्यमय तरीके से समुद्र में सूक्ष्म जीव का विकास होता है। और उस समय तक, मतलब उस समय से लेकर करोड़ों वर्षों तक समुद्र जो है जीवों का पलना बना रहता है। धीरे धीरे मानव के ये जीवन का विकास का क्रम बढ़ता रहता है। और क्या हो रहा है कि आप देखें तो जो ये वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कुछ जीव ग्रहण करने लगते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करने लगते हैं। और वो वर्ग रहता है, कौन सा वर्ग? वनस्पति वर्ग। तो वनस्पति वर्ग क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेने लगता है और ऑक्सीजन मुक्त करने लगता है। जब ऑक्सीजन मुक्त होता है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है, और जिसके कारण किसका उद्भव होता है? तो कुछ जीवों का, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का उद्भव होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सूक्ष्म जीव, अर्थात सूक्ष्म जीव से लेकर के आज के जो हमारे आधुनिक मानव हैं, या जो मानव प्रजाति की विकास की जो घटनाक्रम है, उन्हीं को चरणे, उन्हीं के जो घटनाओं के विकास क्रम की चरण है, उन्हीं को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो ये हमने पृथ्वी की उत्पत्ति एवं इसके विभिन्न कालों को धीरे धीरे मोटे तौर पे समझा। अभी देखते हैं कि जो पृथ्वी, अब देखिएगा आपकी जो इंसान है, इंसानों की आयु को भी अलग अलग खंडों में बांटा हुआ है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास। तो उसी प्रकार क्या है कि पृथ्वी की आयु को भी अलग अलग खंडों में बांटा गया है। और ये बांटने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो वो थे कास्ते द बफन। कास्ते द बफन एक भूगोलविद थे, और उन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी के आयु को अलग अलग खंडों में बांटा। तो वे खंड कौन से हैं अगर समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे बड़ा खंड है। तो ये जो पृथ्वी का सबसे बड़ा खंड है उसको इन्होंने महाकल्प का संज्ञा दिया। इस महाकल्प के अंतर्गत आते हैं युग, और विभिन्न युगों के अंतर्गत आते हैं शक। अर्थात उन्होंने बताया कि पृथ्वी 5 बड़े महाकल्पों में विभाजित है, और उन 5 महाकल्पों के अंतर्गत युग आते हैं, और युगों के अंतर्गत शक आते हैं, जो कि कुल संख्या 18 है। तो हम इन्हीं महाकल्प, युग और शकों को पढ़ेंगे, इनकी कुछ विशेषताएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो हमारा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास समझ में आएगा कि किस प्रकार पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ और कौन से काल में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी को 5 बड़े महाकल्पों में विभाजित किया गया है। तो 5 महाकल्प कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा महाकल्प है हमारा, और सबसे पहला महाकल्प है वो है प्री पेलियोजोइक महाकल्प। इसको आद्य महाकल्प भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत कोई युग नहीं है, लेकिन 2 हमारे शक आते हैं, आर्कियन और प्री कैम्बियन। दूसरा हमारा महाकल्प है पेलियोजोइक महाकल्प। इसको हिंदी में पुराजीवी महाकल्प बोलते हैं, और इसके अंतर्गत आता है प्राइमरी इपोज, अर्थात प्राथमिक युग। और प्राथमिक युग को देखें तो 6 शकों में विभाजित किया गया है। वो शक कौन कौन से हैं? तो क्रैम्बियन है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डियोनियन है, कार्बोनिफेरस है। उसके बाद हमारा लास्ट है जो अंतिम पर्मियन है। तीसरा जो हमारा महाकल्प आता है वो है मेसोजोइक, और मेसोजोइक को हिंदी में मध्यजीवी महाकल्प कहते हैं, और इसके अंतर्गत आता है सेकेंडरी इपोज, अर्थात द्वितीयक युग। और इसको 3 शकों में विभाजित किया गया है। वो 3 शक कौन कौन से हैं? तो ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। चौथे महाकल्प की बात करें तो वो है सीनेजोइक, जिसको हम हिंदी में नवजीवी महाकल्प बोलते हैं, और इसके अंतर्गत तृतीयक अर्थात टर्सरी युग आता है। और टर्सरी युग को 5 भागों में विभक्त किया गया है, 5 शकों में। तो पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। पांचवा और जो अंतिम है हमारा महाकल्प वो है नियोजोइक। नियोजोइक को नूतन महाकल्प कहते हैं, और इसके अंतर्गत आता है हमारा क्वाटरनरी इपोज, अर्थात चतुर्थक युग। और चतुर्थक युग को 2 बड़े भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात 2 शकों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? प्लीस्टोसिन और होलोसिन। इस प्लीस्टोसिन को हिम युग की भी संज्ञा दी जाती है। और ये जो हमारा प्री कैम्बियन है इसको एडजोइक युग भी कहा जाता है। तो इन्हीं की विशेषताओं का मुख्य रूप से इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला हमारा प्री पेलियोजोइक एज है, जिसके अंतर्गत कोई युग नहीं है। युग की शुरुआत कंफ्यूज मत होइएगा, युग की शुरुआत हमारा पेलियोजोइक इरा से शुरुआत होता है, और इसमें कोई युग नहीं है। मतलब शुरुआत यहाँ से हुई है, इसके पूर्व भी कुछ घटनाएं थी तो उसको प्री पेलियोजोइक में डाल दिया गया है। तो आर्कियन से प्रारंभ करें तो सबसे पहला हमारा जो शक आएगा प्री पेलियोजोइक इरा के अंतर्गत वो है आर्कियन। आर्कियन युग में मैंने जैसा कि बताया कि उस समय पृथ्वी पर ना स्थल खंड पर जीवन था, ना भूतल पर जीवन था, और ना ही पानी के अंदर महासागरों में जीवन था। यह जीवन रहित युग था, अर्थात बिना जीवन का।
इसके अलावा यहाँ देखें तो नीस और ग्रेनाइट की चट्टानों की प्रधानता थी और इनकी प्रधानता होने के कारण यहाँ पर लोहा और सोना प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे और उसी काल के ये जो लोहा और सोना है उनको हम अभी भी प्राप्त करते हैं। दूसरे कल्प की बात करें या दूसरे शक की बात करें, कल्प को शक भी कहें, शक को कल्प या पीरियड भी कहते हैं, तो मैं शक बोलूँ, पीरियड बोलूँ या कल्प बोलूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो हमारा दूसरा पीरियड आएगा वो है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन के बारे में हमने अभी थोड़ा सा बात किया था। यह ऐसा चरण था पृथ्वी का कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, धीरे धीरे क्या होता है कि पर्वत निर्माणकारी हलचल होना प्रारंभ हो जाता है और वो पर्वत निर्माणकारी हलचल 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला था लॉरेशियन, एल्गोमिन और किलैरियन। तो ये 3 प्रकार की पर्वतीय हलचल होती हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं, मैं हर एक पॉइंट को बोल भी रहा हूँ। तो जो लॉरेशियन हलचल होता है उससे फोनोएस्केंडिया प्रभावित होता है, जिसमें क्या होता है फोनोएस्केंडिया में रूस और ब्रिटेन का जो पार्ट है वो भी फोनोएस्केंडिया का पार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है कि अवसादी चट्टानें जो हैं पृथ्वी के अंदर हैं, कुछ बाहर भी हैं, तो उन अवसादी चट्टानों में क्योंकि ये हलचल हुआ है तो चट्टानें भी हिलेंगी, तो अवसादी चट्टानों का कायांतरण या रूपांतरण होता है। और उस समय जब तक हमारा पैंजिया वो जो एक भूखंड के रूप में, एक ही भूखंड के रूप में रहता है, ये पैंजिया क्या होता है इन हलचलों के कारण अलग अलग 4 भागों में विभक्त हो जाता है। वो भाग कौन कौन से? तो कनाडियन थे, साइबेरियन थे, बाल्टिक थे और गोंडवाना थे। बाद में आप देखिएगा कि ये जो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना खंड है, ये भी 4 भागों में विभक्त हो जाएगा। तो हमारा प्री पेलियोजोइक इरा के अंतर्गत ये आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन थे, उसको हमने समझा। अब पेलियोजोइक इरा के अंतर्गत आता है प्राइमरी इपोच अर्थात प्राथमिक युग, और इसके अंतर्गत 6 शकों को रखा गया है, जिनमें से पहला शक है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन पीरियड में क्या है, तो यहाँ तक जीवन रहित युग है, लेकिन कैम्ब्रियन युग में आते आते बिना रीढ़ वाले सूक्ष्म जीव अर्थात अकशेरुकी जीव जिनमें हड्डियां नहीं होती थी, उनका विकास प्रारंभ हो गया। और इसके अलावा समुद्री घास एवं वनस्पति, समुद्री घास को सार्गैसम कहते थे, तो समुद्री घास एवं वनस्पति की प्रारंभ यहाँ शुरू हो जाती है। और ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो समुद्री घास और वनस्पति आ रहे हैं, जो पैदा हुए हैं, जिनकी उत्पत्ति हुई है, वो पत्ता विहीन है, पुष्प विहीन है। आगे चलकर इनमें पुष्प आएगा ट्रियासिक काल में, तो अभी हम ये देखते हैं। इसके अलावा देखें, बात करें प्राथमिक युग में, तो दूसरा हमारा जो शक है वो है ओडोविशियन शक। ओडोविशियन जो शक है, यहाँ स्थलखंड अभी भी जीव विहीन है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय महासागरों में हलचल प्रारंभ हो गया, और इस महासागरीय हलचल के कारण देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका का पूरा भाग जलमग्न हो गया था, अर्थात जल में डूब चुका था। प्राइमरी पोच का हमारा तीसरा आता है सिल्यूरियन काल। सिल्यूरियन पीरियड में देखें तो इस समय क्या होता है कि हड्डी वाले जीवों की प्रधानता हो जाती है, हड्डी वाले जीव ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। हालांकि समुद्री मछली और प्रवाल भित्ति का भी उत्पत्ति इसी काल में हो गई थी, और इस कारण हड्डी वाले जीवों के कारण इसको एज ऑफ वर्टिब्रेट कहा जाता है। तो आज के बाद अगर कभी पूछे कि एज ऑफ वर्टिब्रेट किसको कहते हैं, तो सीधा आंसर होना चाहिए सिल्यूरियन काल। चौथा काल अगर पीरियड को देखें प्राइमरी युग के अंतर्गत, तो वो आता है हमारा डियोनियन काल। डियोनियन काल में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ हुआ तो वो है शार्क मछली की उत्पत्ति। शार्क मछली की उत्पत्ति डियोनियन काल में होती है। इसके अलावा उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उनकी भी उत्पत्ति डियोनियन काल तक आते आते हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, डियोनियन काल को देखा जाए तो छोटे छोटे पेड़ पौधों का काल बोला जाता है, और ये जो पेड़ पौधे हैं ये 40 फीट के हैं। किस काल में? डियोनियन काल में। तो डियोनियन काल में ज़्यादा विशेषताएं नहीं है, शार्क मछली है, उभयचरों की उत्पत्ति है और छोटे छोटे पौधे हैं। हालांकि सिल्यूरियन काल में समुद्री मछली की उत्पत्ति हो चुकी है, लेकिन यहाँ सिल्यूरियन काल आते आते डियोनियन काल आते आते क्या होता है कि मछलियों की प्रजातियाँ या संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके कारण इसको नाम दिया गया एज ऑफ फिश। तो अभी आपने 2 एज सीखा, एज ऑफ वर्टिब्रेट पूछे तो सिल्यूरियन, एज ऑफ फिश पूछे तो डियोनियन। इसके बाद हमारा जो पांचवा आता है, पांचवा है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पीरियड का ये क्या है कि इसमें जो उभयचर की उत्पत्ति होती है, उन उभयचरों का विकास किस में हो जाता है? तो कार्बोनिफेरस काल में। और कार्बोनिफेरस काल की एक विशेषता देखें तो एक कैलोडोनियन हलचल होता है। किस काल में? कैलिफोरस काल में।
इस कैलोडेनियन हलचल से क्या होता है कि पृथ्वी के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होता है, और आर्द्रता और तापमान वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि अतिवृष्टि होना आवश्यक है। अतिवृष्टि होने से पृथ्वी की भूमि दलदल हुई, और उन दलदलीय भूमि में क्या होता है कि बड़े बड़े वृक्ष, कोनधारी वृक्षों की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए, जो बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं उनको ग्लोसोटिरस कहते हैं, ग्लोसोटिरप्स। और बड़े बड़े वृक्ष जो रहते हैं, लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे पेड़ रहते हैं डियोनियन काल में 40 फीट के, लेकिन कार्बोनिफेरस काल आते आते ये 100 फीट के हो जाते हैं। और जो आज हम कोयला प्राप्त करते हैं वो कोयला और कहीं से नहीं, यहीं से। अगर इसको देखा जाए तो ये भ्रंश घाटी में दब जाते हैं। तो ये भ्रंश घाटी क्या है, तो इसको इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए ये पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें हैं, और इन प्लेटों में मान लीजिए ये जो कैलोडोनियन हलचल हुआ, पर्वतीय हलचल हुआ, तो इनमें दरार पड़ना शुरू हो गया। मान लीजिए इन क्षेत्रों में दरार पड़ा, और या तो ये दोनों क्षेत्र नीचे आ जाएंगे, या एक ये क्षेत्र नीचे आ जाएगा, या ये क्षेत्र, कोई एक क्षेत्र या कोई दो क्षेत्र नीचे आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये वाला बीच वाला क्षेत्र हमारा नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो भी थे ये सारे कहाँ आ गए, नीचे आके दब गए। और ये जो दोनों हमारे हैं ये पर्वत का रूप ले लिए, और ये हो गया हमारा भ्रंश घाटी। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे थे यहाँ पे दब जाते हैं, और करोड़ों वर्ष आर्द्रता, तापमान, दाब सहते सहते वो कोयले में परिवर्तित हो गए। और आप अभी भी जो कार्बोनिफेरस प्रकार का कोयला पढ़ते होंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का कोयला, तो वो सारे कहाँ से मिलते हैं, तो यही कार्बोनिफेरस इरा के हैं, वो कार्बोनिफेरस पीरियड से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमारा देखें तो प्राथमिक युग में अगला आता है शक, पर्मियन शक। पर्मियन शक को अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये हलचल का काल था। इसमें दो मुख्य रूप से हलचलें होती हैं जिससे यूरोप और जर्मनी प्रभावित होता है, और उस प्रभाव के कारण क्या होता है, तो जो वैरासीन हलचल होता है उससे यूरोप प्रभावित होता है। यूरोप प्रभावित होने से उधर के जो जलवायु है शुष्क हो जाते हैं, और उन शुष्क जलवायु के कारण उधर कोनधारी वनों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है, और वो ज़्यादा मात्रा में कोनधारी वन मिलने लगते हैं। दूसरा जो हलचल होता है वो है हर्सिनियन हलचल। हर्सिनियन हलचल से जर्मनी प्रभावित होता है, और धीरे धीरे जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट एवं वाल्सेस पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कहाँ पे, जर्मनी में। किस हलचल के कारण, हर्सिनियन हलचल के कारण। किस पीरियड में, पर्मियन पीरियड में। तो ये हमारा जो पैलियोजोइक इरा का अंतर्गत प्राइमरी इपोच है, इसके अंदर जो 6 खंड है इसको हमने पढ़ा, और इसमें हमें 2 इंपॉर्टेंट मिले कि एज ऑफ वर्टिब्रेट किसको बोलेंगे, तो सिल्यूरियन को। एज ऑफ फिश किसको बोलेंगे, तो डियोनियन को। और एज ऑफ एम्फीबियंस किसको बोलेंगे, तो कार्बोनिफेरस पीरियड को। तो हमारा जो अगला इरा है वो है मेसोजोइक, और इसके अंतर्गत आता है सेकेंडरी इपोच। मेसोजोइक को मध्यजीवी महाकल्प बोलते हैं, और सेकेंडरी इपोच को द्वितीयक युग बोलेंगे, और इनको 3 शकों में विभाजित किया गया है। वो 3 शक कौन कौन है दोस्तों, तो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो ये जो ट्रियासिक है, अब समझिए यहाँ से, ये जो ट्रियासिक है यहाँ पर उड़ने और रेंगने वाले सांप, अब टारासोरा का पढ़ते होंगे कि टारासोरा उड़ने वाले सांप थे, तो उन वो जो टारासोरा था उसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है, तो ये ट्रियासिक पीरियड में। इसके अलावा देखें तो लॉबस्टर प्रजाति का जीव। लॉबस्टर प्रजाति की जीव एक ऐसी जीव है जो समुद्र में तीव्र गति से तैरना जानती है। तो तीव्र गति से तैरने वाले जीवों की उत्पत्ति कहाँ होती है, ट्रियासिक युग में। और उड़ने वाले सांप ट्रियासिक युग में। इसके अलावा अभी तक यहाँ पर केकड़े की उत्पत्ति हो चुकी थी। गोंडवाना, भारत में देखा जाए तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का उद्भव होना प्रारंभ हो गया था। और मैंने शुरू में जब बताया था कि गोंडवाना लैंड जो कि ये पर्वतीय हलचल के कारण यहाँ पर पैंजिया 4 खंडों में विभक्त हुआ था, उनमें से एक हमारा खंड है गोंडवाना लैंड। और ये गोंडवाना लैंड ट्रियासिक युग में आ करके यहाँ पर एक पर्वतीय हलचल होता है, और उस पर्वतीय हलचल के कारण ये भी 4 खंडों में टूट जाता है। कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एवं साउथ इंडिया। तो 4 भूभाग बनते हैं हमारे। कौन कौन से याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साउथ इंडिया। और ट्रियासिक में देखिए तो उड़ने और रेंगने वाले सांपों की उत्पत्ति के कारण एज ऑफ रेप्टाइल्स कह देंगे। तो एज ऑफ रेप्टाइल किसे बोलेंगे, ट्रियासिक को। एज ऑफ एम्फीबियंस कौन सा है, कार्बोनिफेरस। एज ऑफ फिश, डियोनियन। एज ऑफ वर्टिब्रेट तो सिल्यूरियन। इसके अलावा हम देखें तो हमारा जो द्वितीयक युग का अगला आता है शक या पीरियड, वो है जुरैसिक। जुरैसिक को तो आप जानते ही होंगे, इसको डायनासोर के उत्पत्ति का काल माना जाता है। किसको, ये जुरैसिक को। इसके अलावा एक मार्सुपियल खंड का कंगारू आ गया था।
मार्सुपियल खंड का। और उड़ने वाले पक्षी, यहाँ पर जो सांप उड़ रहे थे किस काल में, ट्रियासिक काल में। जो रेंगने वाले उड़ने वाले सांप थे वो धीरे धीरे करके पक्षी के रूप में विकसित हुए और उस पक्षी को नाम दिया आर्कियोपटेरिक्स। क्या दिया गया, आर्कियोपटेरिक्स। इसके अलावा मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हमारा कैम्ब्रियन युग में वनस्पतियाँ हैं वो पत्ती पुष्प विहीन है, लेकिन जुरैसिक काल में आकर के पुष्प युक्त वनस्पतियाँ उगने लगी, उनकी उत्पत्ति हो गई। उसके बाद हमारा आता है जुरैसिक को एज ऑफ डायनासोर भी बोलते हैं, डायनासोर के होने के कारण। और द्वितीय युग का हमारा अंतिम जो आएगा वो है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस काल में देखा जाए तो ये यहाँ पर जो जुरैसिक में डायनासोर थे बहुत कम समय के लिए है, और इन डायनासोर की क्या बोलते हैं उनको, जो डायनासोर की प्रजाति थी वो यहाँ पर आते आते क्रिटेशियस में विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा देखें तो मेढक, कछुआ, इनका उद्भव होता है। और भारत में एक लूनार झील बना है। तो क्रिटेशियस काल में क्या होता है कि क्रिटेशियस काल में एक ज्वालामुखीय विस्फोट होता है, ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है। और भारत के महाराष्ट्र के बुरहाना जिले में वहाँ पर क्या होता है कि एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है और वहाँ पर लूनार झील का निर्माण होता है। और जो अवसादी चट्टानें मिट्टी निकलती है, जो उससे गाढ़ा द्रव्य निकलता है जिसको मैग्मा बोलते हैं, उनसे हमारी काली मिट्टी का निर्माण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है सीनोजोइक ईरा। चौथा ईरा है सीनोजोइक ईरा। इसके अंतर्गत आता है टर्सरी इपोच। टर्सरी इपोच को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। कौन कौन, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। तो इनकी भी कुछ खास एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो युग है टर्सरी युग, ये हिमालय के उत्पत्ति का काल माना जाता है। अर्थात पूरा हिमालय देखिएगा कि लघु हिमालय, जो ट्रांस हिमालय चीन में, पाकिस्तान में फैला हुआ है आपका, तो ये सारे हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया है। अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन हलचल, पर्वतीय हलचल होता है और धीरे धीरे हिमालय की निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, एक एक दो पॉइंट है। तो देखें पेलियोसिन को अगर देखें तो पेलियोसिन में स्तनधारियों की उत्पत्ति होती है। किस काल में, हालांकि स्तनधारियों की उत्पत्ति यहाँ पर कंगारू के रूप में हो चुकी है जुरैसिक काल में, लेकिन यहाँ पे जो स्तनधारी आ रहे हैं वो एक प्राइमेट्स के रूप में आ रहे हैं। प्राइमेट्स को आप पढ़िएगा तो 4-5 जीवों को मिलाकर बनाया गया है, मतलब यहाँ पे जीव जंतु से थोड़ा सा हटके हैं। यहाँ पर मतलब बंदरों के रूप में भी उद्भव होना प्रारंभ हो जाता है। पूर्णतः बंदर थे तो स्तनधारियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें पूंछ विहीन बंदर की उत्पत्ति भी होती है। और इसी काल में पैलियोसीन काल में क्या होता है कि लैरामाइड हलचल होता है। कहाँ पे, अमेरिका में। और लैरामाइड हलचल के कारण देखें तो साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिणी अमेरिका में एंडीज और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है इयोसीन काल। तृतीय युग का दूसरा शक जो है वो है इयोसीन। इयोसीन में देखिए तो इधर भी अल्पाइन हलचल होता है और ट्रांस हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा बड़े खूंड वाले जानवर जो तापमान को सह सकते थे उनका विकास होता है, जिनमें गिबन, हाथी, सूअर, ऊंट, इनका विकास होता है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है शक ओलिगोसीन। तीसरा आता है हमारा ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में ग्रेट और बृहद हिमालय की उत्पत्ति होती है और छोटे छोटे जीव आ जाते हैं। छोटे जीव में बात करें तो कुत्ता, बिल्ली और मानवाकार बंदर की उत्पत्ति यहाँ हो जाती है। ये जो बंदर है यहाँ मानवाकार, ये पूर्णतः कपी है, बिल्कुल भी इसमें गुण नहीं है मानवों के। उसके बाद जो हमारा मायोसीन काल है, इसमें मध्य या लघु हिमालय की उत्पत्ति होती है और यहीं पर उत्पत्ति होती है व्हेल मछली की। और इसीलिए हम बोलते हैं जब कि व्हेल मछली हमसे मतलब मानवों से भी पहले से पृथ्वी पर मौजूद है, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मानवों की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में होती है और मायोसीन प्लायोसीन से पहले आया है। तो इस प्रकार व्हेल मछली मानवों से पहले से पृथ्वी पर मौजूद है। और जो हमारा पूरा इस विषय को हम इसलिए पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक हमारा आ रहा है यहाँ पर प्लायोसीन, जो हम हमेशा पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति टर्सरी इपोच के प्लायोसीन काल में हुई। तो यही सीनोजोइक, टर्सरी इपोच और यही प्लायोसीन काल है। इतना तो बाकी कहानी आप भूगोल में भी जब हम पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी ये समझिए कि जो मानव की उत्पत्ति है यह टर्सरी इपोच के प्लायोसीन काल में हुई और यहीं से मानव पूर्वज जो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव कहिए या उसके अलावा आप रामापिथेकस मानव कहिए, उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है तो प्लायोसीन काल में।
और प्लायोसीन काल में इनके अलावा देखें तो शिवालिक श्रेणी में हिमालयों का विकास होता है। मैं बताया हूँ पूरा ये हिमालय का ही है, पूरा इसमें हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा विशाल मैदानों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है किसमें? प्लायोसीन काल में। अर्थात जो बड़े बड़े पर्वत थे धीरे धीरे क्रिया शुरू होती है और वो धीरे धीरे मैदानी भूखंडों में दिखने लगते हैं। इसके बाद हम बात करें तो अंतिम हमारा जो ईरा आता है वो है नियोजोइक ईरा, और जिसको नूतन महाकल्प कहते हैं, और इसके अंतर्गत आता है क्वाटरनरी इपोच अर्थात चतुर्थक युग, और इसको दो शकों में विभाजित किया गया है। कौन सा? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ये जो प्लीस्टोसीन है, प्लीस्टोसीन को हिमयुग की संज्ञा दी जाती है, ये आप नोट कर लीजिएगा। प्लीस्टोसीन को हिमयुग की संज्ञा दी जाती है। देखिए बात को समझिए, प्लीस्टोसीन तक आते आते क्या होता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो तापमान का स्तर इतना गिर गया था कि जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अफ्रीका है, उसके अलावा हमारा जो यूरोप है, और देखें तो आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, वो सभी जो हैं क्षेत्र वो पूरे बर्फ के चादरों से ढक चुके हैं। और वहाँ पर क्या होता है, बर्फ अत्यधिक ठंड होने के कारण जो बड़े जीव हैं वो विलुप्त हो गए, और धीरे धीरे तापमान का स्तर जब पृथ्वी पर बढ़ता है तो हिमाच्छादन प्रारंभ होता है, अर्थात जो बर्फ जमे हुए हैं वो बर्फ गलना प्रारंभ होते हैं। और ये जो हिमाच्छादन की प्रक्रिया है ये 4 खंडों में हुई। भूगोल में पढ़िएगा तो इनको विस्तृत रूप में पढ़ना है, मैं अभी केवल आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि एक मोटा मोटी समझ तैयार हो जाए, विकसित हो जाए। तो हिमाच्छादन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, और हिमाच्छादन की प्रक्रिया 4 चरणों में चलती है। कौन कौन? गूंज, मिंडेल, रीस और वुर्म। तो ये जो 4 चरणों में हिमाच्छादन प्रारंभ हुआ है, तो प्रत्येक चरण के बीच के समय को हम अंतर हिमानी के नाम से जानते हैं। अर्थात गूंज से लेकर मिंडल तक के बीच को भी अंतर हिमानी बोलेंगे, मिंडल से रीस से कुर्म के बीच तक के समय जो है उन समय को हम अंतर हिमानी कहते हैं। तो हमारा जो यहाँ देखिए जो हिमाच्छादन प्रारंभ हो गया है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो बड़े जीव विलुप्त हो गए थे उनमें से कुछ छोटे जीव बच भी गए थे, और उन जीवों ने क्या किया कि धीरे धीरे समय के साथ बचे रहे और अपने शरीरों पर बाल का विकास कर लिए। बाल का विकास नहीं किए बल्कि कुछ उनमें से पक्षियों के रूप में परिवर्तित हो गए। इसके अलावा अमेरिका में 5 झीलों का निर्माण हो गया, और पर्वतों, अब बर्फ पिघल रहा है तो जो पर्वत है वो धीरे धीरे दबे हुए हैं बर्फ से, तो जब बर्फ पिघल रहा है तो वो जो पर्वतें हैं वो हमारी गोल आकार की घाटी के रूप में निकल रही हैं, गोल पर्वत रूप में निकल रही हैं, गोल पर्वत का आकार ले ली हैं। और जो हमारा ये नदी घाटियां हैं उनमें यू आकार की घाटियों का निर्माण हो गया। और सबसे बड़ी बात कि हमने प्लायोसीन में पढ़ा कि विशाली मैदानों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, यहाँ पर आकर मैदानी भागों का उदय हो जाता है। और वो कौन कौन से मैदानी भाग रहेंगे तो आप इसे कभी मत भूलिए, यूरोप, मेसोपोटामिया, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी भारत, इन 4 बड़े भूखंडों का उदय होता है। तो इसको आप 1 बार 2 बार पढ़ के, वीडियो देख के, कुछ किताब का भी मदद ले सकते हैं। थोड़ा मैंने इसको शॉर्ट में बताया है क्योंकि इतिहास का विषय नहीं है। भूगोल जब पढ़ेंगे तो एक एक खंड को हम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो मुख्य बातें थी, जो मुख्य तथ्य थे, जो मुख्य विशेषताएं थी, उन चीज़ों को हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा। और इसको तो कभी ही ना भूलें, जैसे एज ऑफ वर्टिब्रेट पूछे तो आपको सिल्यूरियन मारना ही मारना है, एज ऑफ फिश बोले तो डियोनियन बताना है, एज ऑफ एम्फीबियंस पूछे तो कार्बोनिफेरस बताना है, उसके अलावा एज ऑफ रेप्टाइल पूछे तो ट्रियासाइक बताना है, ट्रियासिक, एज ऑफ डायनासोर तो जुरासिक पता ही है, और एज ऑफ मैमल्स पूछे तो प्लियोसीन काल। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है तो उसमें प्लायोसीन काल क्या है, तृतीयक युग क्या है, मतलब मेन जो हमारा समझने का प्रयास था, इसी के कारण हमें ये पूरा पढ़ना पड़ा। और जो हमारा अगला वीडियो आएगा तो हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हो गई है, तो उस मानव का विकास को हम अगले उत्पत्ति के रूप में, मानव के उत्पत्ति एवं विकास को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको रामापिथेकस से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से शुरू करके होमो सेपियंस तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ आपको सीखने को मिला हो, या वीडियो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों को शेयर करें। और कोई अगर सुझाव हो, कोई मशवरा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, ताकि और आपका सपोर्ट रहा तो हम और भी ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।